एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जान ही रहोगे कि आज जो है आपको कल यानी कल जो है आपको एडमिट कार्ड भी सब लोग अपना अपना डाउनलोड कर ही चुके होंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सब लोग अपना अपना सेंटर भी देख चुके होंगे और सेंटर से जो है ना बहुत सारे लोग ग्रुप में कमेंट भी कर रहे हैं जो साथी अन्यत्र स्टेट से हैं, यानी आपको जो यूपी है और आपको जो दूसरे यानी पश्चिम बंगाल से कुछ छत्तीसगढ़ से भी मैसेज आया था ग्रुप में, मतलब पर्सनल नंबर मैसेज भी किए थे कि ये सेंटर कहाँ पड़ता है। तो सभी लोग धैर्य बनाए रखिए और जिन जिन लोगों को डायरेक्ट अगर नहीं मिल पा रहा है सेंटर कहाँ है तो सभी लोग पहले पटना आइएगा और पटना के बाद आपको जो है ना चाहूँ दिशाओं की ओर जो है आपको गाड़ी मिलने वाली है, वहाँ से अपना गाड़ी पकड़ सकते हैं। और बाकी जो है हम लोग जो है खासकर समस्तीपुर से रहने वाले हैं, अगर जिन साथियों का समस्तीपुर में सेंटर पड़ रहा होगा वो साथी कमेंट कीजिएगा तो हम लोग और अच्छे के माध्यम से उसको जो है वर्णन कर पाएंगे। तो आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का मैराथन क्लास जो है ये आपको पार्ट 3 चलने वाला है, जो कि भारत का भूगोल का जो पार्ट 3 और ये आपको अंतिम और अचूक प्रहार जो है जिसको बोल सकते हैं ये क्लास होने वाला है, जो कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले बन गया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लीज़ देख लिया कीजिएगा और उसके बाद ये देखिएगा तो आपको और अधिक मात्रा में वो समझ आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार और ललन टॉप होने वाला है और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते के साथ साथ जो है सभी लोगों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सभी लोगों को जो है एक ही वीडियो से लाभ जो है वो मिल सकता है। तो आज कुछ जल परिवहन है, उसके बाद भारत की जनगणना है और उसके बाद भारत की जनगणना जो कि 2011 की जनगणना हो जाएगी और उसके बाद भारत की जनगणना के बाद जो है आपको देखने को मिलने वाला है भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण जनजाति, जिससे कुछ क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और जनजाति से क्वेश्चन और जनगणना से क्वेश्चन तो आपको लगातार बीपीएससी 1, 2 और 3 में भी पूछा था, जो कि आपको एग्जाम रद्द हो गया था उसमें भी। तो स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो के अंदर बने रहिएगा और जो भी लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो बता दीजिए आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? 1987 में किया गया था। थोड़ा पीछे ना, 1987 में किया गया था, बस ठीक, 1987 में किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में। इसका मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। आपको ये बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम जो आया था यह कब आया था? सेशन बताएगा, इसका ईयर बताइएगा। 2016 में आया था और इसके तहत जो है 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो घोषित कर दिया गया था। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम जो आया था आपको जलमार्ग वाला, ये कब आया था बुट्टू बाबू? 2016 में आया था, 2016 में आया था। और इसके तहत जो है कितने राष्ट्रीय मार्ग को जो है कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया था? 111 राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग को जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो हमको ये बता दीजिएगा कि इसमें जो है ना आपको कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग है, कुछ महत्वपूर्ण की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद बाकी आप लोग अपने से उसको देख सकते हैं। तो पहला हो जाएगा आपको NH बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में ना NW बोल सकते हैं, नेशनल वाटरवे। क्या हुआ ना? हाँ, NW बोल सकते हैं। NW1 जो हो जाएगा ये किससे किसको जोड़ता है? ये प्रयाग से हल्दिया नहीं, प्रयागराज से हल्दिया तक जोड़ता है, इलाहाबाद से उसको हल्दिया तक जोड़ता है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो चुका है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार पोरबंदर से सिलचर और वो आपको जम्मू कश्मीर से लेके जो है ये कन्याकुमारी तक जोड़ता है, NH44 और NH27 जोड़ता है, ठीक उसी प्रकार जो ये वो राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये क्या राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 जो हो जाएगा ये किससे किसको जोड़ता है? इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक जोड़ता है और इसकी लंबाई हो जाएगी 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर। नदी की बात करेगा तो ये भागीरथी गंगा नदी से लेकर किसको जोड़ती है? ये हुबली तक, हुबली नदी को जो है बीच में जोड़ा करती है। आगे बढ़ा जाएगा NW2 जो हो जाएगा यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है किससे किसको जोड़ती है? ये सादिया से धुबरी गढ़ी तक, सादिया से धुबरी पट्टी तक जोड़ती है, सादिया से धुबरी पट्टी तक जोड़ता है। और NW3 जो हो जाएगा ये जोड़ता है आपको कोल्लम से कोट्टापुरम। तीन को हमेशा जो है वो याद रखिए। NW1 जो है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। दूसरा हो जाएगा आपको NW2 जो हो जाएगा ये आपको सादिया से धुबरी पट्टी तक हो जाएगा और NW3 जो है कोल्लम से लेके कोट्टापुरम तक जो है ये जोड़ा करती है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ये नावासोवा। कहाँ है ये? मुंबई में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? नावासोवा। और ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित हो जाएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो जाएगा? ये सबसे बड़ा और प्राकृतिक ये विशाखापत्तनम का आ जाएगा। प्राकृतिक हो जाएगा विशाखापत्तनम का हो जाएगा और सबसे गहरा बंदरगाह जो ये भारत का यही है, विशाखापत्तनम ही हो जाएगा। सबसे बड़ा और सबसे प्राकृतिक और सबसे गहरा भी कौन हो जाएगा? ये विशाखापत्तनम हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है? ये कांडला, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। और इसका भी नया नाम क्या हो चुका है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह क्या हो गया? इसका नाम पड़ गया है। फिर से सुन लीजिए, बात नहीं कीजिए, सुन लीजिए फिर से। जो कांडला बंदरगाह जो है क्या है? ये ज्वारीय बंदरगाह है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन ज्वारीय बंदरगाह है? तो कौन हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसका अब जो है नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है इसका नाम पड़ गया है। और प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? ये नावा शोभा। ये कहाँ हो जाएगा? ये मुंबई में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो किस राज्य में पड़ता है। हम बंदरगाह की चर्चा करेंगे और आप राज्य का नाम जो उधर से बोलिएगा, ठीक है बुट्टू बाबू? तो बताइए कोलकाता जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में। मुंबई जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। मुंबई जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है ना? हाथ ऐसे चलाते चलाते दो तीन झापड़ थोड़ा दे दीजिएगा, बहुत बोलते हैं उधर से, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा ये चेन्नई बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में हो जाएगा। और तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है? ये तूतीकोरिन जो है ना तमिलनाडु में पड़ता है। और तूतीकोरिन का नया नाम जो है ना BO चिदम्बरम इसका नया नाम हो गया। BO चिदम्बरम इसका नया नाम हो गया है। आगे बता दीजिएगा मुर्मुगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में। मुर्मुगांव ये बंदरगाह है, कहाँ पड़ता है? ये गोवा में पड़ता है। एक को बंदरगाह ये है, वहाँ एक बंदरगाह है, दो नदी है। दो नदी कौन हो जाएगा? वो मांडवी और जुआरी नदी कहाँ पड़ता है? ये गोवा में पड़ता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय इसका बंदरगाह हो गया है। और यह कैसा बंदरगाह हो जाएगा? एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह जो ये हो जाएगा। आगे बताइएगा नावा शोभा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, मुंबई में पड़ता हो जाएगा। बताइएगा न्यू मंगलुरु कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में। न्यू मंगलुरु भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में ही पड़ता है। और आपको जो है ना हवाई अड्डा भी है जो है वो कर्नाटक में ही पड़ता है। न्यू मंगलुरु हवाई अड्डा भी है। आगे बताइएगा नावा शोभा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, मुंबई में पड़ता है। और एन्नौर कहाँ पड़ता है? ये आपको तमिलनाडु में। एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हमको ये बता दीजिएगा कि नावा शोभा का जो है ना जो कि देश का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। इसका भी नाम जो है ना वो चेंज हो चुका है। और उसका नाम क्या हो गया है? JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू जो है इसका बंदरगाह का नाम क्या पड़ गया है? JNPT इसका यानी जवाहरलाल नेहरू इसका बंदरगाह का नाम पड़ गया। देखिए सुन लीजिए, 3-4 को बंदरगाह का नाम चेंज हो चुका है। पहले इसका नाम नावा शोभा था, अब इसका नाम क्या हो गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया है। आप क्या हुआ? ठीक है, मुंबई में पड़ता है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा कि एक और बंदरगाह का नाम जो है कांडला बंदरगाह, उसका नाम क्या हो गया है? ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा क्या हुआ, आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कोलकाता जो है ना, कोलकाता यह नदीय प्रकार का बंदरगाह हो जाएगा। और कोलकाता जो है किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा? ये हुगली नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चेन्नई बंदरगाह जो है वो किस खाड़ी में स्थित है? चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई देखिए चेन्नई कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में। और तमिलनाडु पड़ता है आपको भारत के पूर्वी तट में, तो कौन हो जाएगा? ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। देखिए नक्शा माइंड में रखिए, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है कौन बंदरगाह कहाँ पड़ता है। इधर बायां साइड में भारत के नक्शा के जो पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में कौन है? अरब सागर है। बाकी आप बैठाते जाइए, जहाँ राज्य का नाम बोलेगा कौन खाड़ी में पड़ता है। जैसे बोलेगा कोच्चि बंदरगाह किस खाड़ी में पड़ता है, क्या हो जाएगा? ये अरब सागर में। कोच्चि कहाँ हो जाएगा? अरब सागर में। और वही चेन्नई बोल तो कौन जाएगा? बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। गुजरात में जो वैसे बंदरगाह कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह पूछेगा कहाँ पड़ता है, क्या हो जाएगा? अरब सागर में हो जाएगा। ये अरब सागर में हो जाएगा, ठीक है ना? उतना नहीं बोलिए, जितना चल सकता है उतना ही तक रखने दीजिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम शिप करनाल प्रोजेक्ट जो है ना, यह कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई थी? ये संभावना सबसे दूरी कम करने के लिए चलाई गई थी सेतु समुद्रम। ये चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच चलाई गई थी सेतु समुद्रम शिप करनाल प्रोजेक्ट। चेन्नई से लेके तूतीकोरिन तक चलाई गई थी। और तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में ही पड़ता है। और चेन्नई भी क्या पड़ता है? तमिलनाडु में। और यह 434 समुद्री मील दूरी को कम करने के लिए चलाई गई थी, इसकी संभावना की गई थी। बता दीजिएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना जो है वह कब किया गया था? ये 1972 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? कोच्चि में बनाया गया था। इसका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड बनाया था 1972 में। और इसका मुख्यालय भी कहाँ बना था? कोच्चि में बना था। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में। और कोच्चि बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है? केरल में। और किस सागर में पड़ता है? ये अरब सागर में। कौन सा सागर सटता है इससे? अरब सागर सटता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मारमा गोवा जो है यह कहाँ पड़ता है, ये गोवा में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो बताइएगा एक प्रकार का जो दाहेज बंदरगाह है, यह दाहेज बंदरगाह कहाँ पड़ता है, ये कहाँ है, ये गुजरात में है। दाहेज बंदरगाह जो है देश का प्रथम बंदरगाह हो जाएगा जो कि आपको रसायनों के निपटारण के लिए स्थापित किया गया था, और इसलिए इसको जो है रसायन बंदरगाह का नाम दिया गया था। यानी रसायन बंदरगाह कौन हो जाएगा, दहेज, दहेज नहीं दाहेज। दाहेज कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में, और यह रसायनों को निपटारण करने के लिए बनाया गया था, इस उद्देश्य से बनाया गया था और इसलिए उसको जो है रसायन बंदरगाह का नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है ना, टैलेंट देख रहे हैं बंदा में, शरीर का सारा भार एक चप्पल पर दे दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब आता है भारत की महत्वपूर्ण जनगणना। तो बताइएगा भारत की जनगणना, हम इससे पहले भी क्लास हो चुका है, आपको कुछ याद नहीं होगा। तो बताइएगा भारत की जनगणना जो है यह कब स्टार्ट किया गया था, 1872 में स्टार्ट किया गया था। किसके काल में स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट किया गया था। हमको बता दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है देश की जनगणना कराने का अधिकार जो है वह संघ सरकार को सौंपा गया था। 246 अनुच्छेद के तहत जो है जनगणना कराने का अधिकार किसको दिया गया था, केंद्र सरकार को दिया गया था। ठीक है ना, और यह संविधान है किस अनुसूची में है, ये 7वीं अनुसूची। क्योंकि देखिए जितना भी अनुसूची की बात करेंगे ना तो जनसंख्या और जनगणना जितना भी हो जाएगा सूची में आता है, संवर्ती सूची, संघ सूची और राष्ट्र सूची, जितना भी सूची है ना सब 7वीं अनुसूची में ही आता है। इससे भी याद रख सकते हैं इसको। और ये क्रम संख्या 69 पर अंकित, 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत देश की जनगणना जो है ना, यह जनगणना, यह आंकड़ा काम करने का, जनगणना करने का काम जो है यह एक प्रकार के व्यक्ति को दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जनगणना नियंत्रक कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, जनगणना आयुक्त या जनगणना नियंत्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जनगणना जो महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त जो बने थे, जो कि 2011 का जो जनगणना कराए थे, वह कौन बने थे, वो एस चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, एक मिनट, हाँ ठीक है, सी चंद्रमौली बने थे। 2011 का जनगणना हुआ था, इसके मुख्य जनगणना आयुक्त कौन हो जाएंगे, सी चंद्रमौली। इन्हीं के देख रेख में 2011 की जनगणना जो है वो संपन्न कराया गया था। ठीक है ना, और इससे पहले जो 2004 से लेकर 2009 तक जो जनगणना हुई थी उसके अध्यक्ष थे ये देवेंद्र कुमार सिकरी थे। बता दीजिएगा 2011 की जो जनगणना हुई थी वह कईवीं क्रम की जनगणना हो जाएगी, वो 15वीं क्रम की हो जाएगी। ये स्वतंत्र भारत की 7वीं, वैसे जनगणना 15वीं हो जाएगी और स्वतंत्र भारत की 7वीं हो जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसकी शुरुआत जो है ना, यह जनगणना, इसकी शुरुआत जो है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा जो है यह 2010 से किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जनगणना के 2011 का शुभंकर जो है किसको रखा गया था, शुभंकर जनगणना 2011 का ये एक शिक्षिका को रखा गया था, परगना शिक्षिका को जो यह रखा गया था 2011, परगनक शिक्षिका को रखा गया था, जो कि कहाँ की थी ये 2011 की जनगणना क्या थी ये, मैस्कोट यानी शुभंकर रखा। शुभंकर समझते हैं ना, शुभंकर वैसे चीज़ों को रखा जाता है जो चीज़ अस्तित्वहीन हो जाता है या फिर जो बहुत ही एक्टिव रहता है उसको शुभंकर बना दिया जाता है। जिस प्रकार जो है यहाँ जैसे वर्ल्ड कप हुआ था ना, इस बार 2023 में वर्ल्ड कप हुआ है ना, इसका शुभंकर ब्लेंज और टोंक रखा गया था, क्रिप्टोवर्स रखा गया था। इस प्रकार आपको पैरा गेम हुआ है उसका शुभंकर उज्ज्वला रखा गया है। झारखंड में गेम हुआ है उसका जूही रखा गया है, जूही वहाँ के हाथी का नाम है। मतलब जो चीज़ जिस क्षेत्र में, जिस प्रकार तमिलनाडु में गेम हुआ था, आपको 6ठे क्रम का गेम हुआ था, उसका वीर मंगाई रखा गया था। वहाँ महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा था, इसलिए उसको बचाने के लिए उसको शुभंकर रख दिया जाता है। ठीक है, ताकि लोग उसको कम, उसको नुकसान, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है ताकि वो चर्चित हो जाए और लोग उसको नुकसान जो है वो कम करें। जैसे यहाँ अभी मान लीजिए पानी की समस्या हो जाएगी तो इसका शुभंकर क्या रख दिया जाएगा, पानी, ताकि लोग पानी को कम दुरुपयोग करेगा। ठीक है ना, इसी तरह जो है उस 2011 के टाइम में जो है परगनक जो है वो शिक्षिका थी और उसका शुभंकर क्या रखा गया था, परगनक, उसका 2011 का शुभंकर रखा गया था। बता दीजिएगा इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का, जनगणना हमारा भविष्य, यही था क्या, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका शुभंकर, किसका शुभंकर रखा गया था, इसका आदर्श वाक्य, किसका आदर्श वाक्य रखा गया था, किसका 2011 की जनगणना का। और बताइएगा देव बाबू कि इसके नियंत्रक कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे, मुख्य जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि जनगणना में, भारत की जनगणना शुरुआत जो हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1872, और किसके काल में स्टार्ट हुई थी, ये लॉर्ड मेयो के। बताइएगा ये अनियमित जनगणना थी, ये क्या थी, अनियमित। तो नियमित
जनगणना किस काल में स्टार्ट हुई थी? 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में कौन जनगणना स्टार्ट हुई थी? नियमित बोलिए या दशकीय आधारित जनगणना बोलिए, यानी उसी के शासन काल से जो है हर एक 10 वर्ष पर जनगणना जो क्या हो गई थी, होना स्टार्ट हो गई थी। और भारत की जनगणना जो 2011 में भी थी वो कैमें क्रम की हो जाएगी? वो 15वें क्रम की हो जाएगी। और आप स्वतंत्रता के बाद कहेगा तो कहीं हो जाएगी 7वीं जनगणना हो जाएगी। और बता दीजिएगा 1881 जब उस समय पहली बार जनगणना दशकीय आधारित स्टार्ट हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू पोलार्डन थे। देख रहे हैं ना, हम भी कुछ भूल रहे हैं। डब्ल्यू पोलार्डन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो है वह किसे दिया जाता है? ये स्वीडन को दिया जाता है। स्वीडन क्या एक प्रकार का देश का नाम है, स्वीडन हो जाएगा। ठीक है ना, खाने वाला कुछ नहीं है, स्वीडन जो है वो देश का नाम हो जाएगा। और यहाँ सबसे पहले जनगणना जो है 1749 में कराई गई थी। ठीक है ना, बता दीजिएगा दशकीय आधारित जनगणना सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुई थी? ये अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। यानी दशकीय आधारित जनगणना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। और अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को क्या हुई थी? स्वतंत्रता मिली थी। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? ये 1801 में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। और आपको जो है 1790 में अमेरिका में क्या हुई थी? जनगणना स्टार्ट हुई थी। सभी जो जनगणना थी जो दशकीय आधारित जनगणना जो वो स्टार्ट हुई थी। और भारत में कब स्टार्ट हुई थी? 1881 से स्टार्ट हुई थी। 1881। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू पोलोडन जनगणना आयुक्त हो जाएंगे। और आपको वायसराय की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। और 2011 की जनगणना के मुख्य आयुक्त कौन हो जाएंगे? सी राजमौली। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सी चंद्रमौली राजमौली तो एक्टर हो जाएंगे, थी निर्देशक हो जाएंगे RRR के। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो SS राजमौली थे वो। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के तहत जो है देश में पहली बार जो है वह जनगणना कराई गई थी, वह किस रजिस्टर को तैयार किया गया था? वो इसका नाम ही रखा गया था राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत इसको तैयार किया गया था। और इसके तहत जो है सभी नागरिकों को कुल 15 विवरण दर्ज करने को इसमें कहा गया था। मतलब समझते हैं ना, पापा का नाम, घर के नाम, क्या गो गाड़ी है, क्या गो मोटरसाइकिल है, क्या गो ट्रक है, क्या गो चक्का है, क्या गो रूम है, क्या गो पंखा लगा है, बिजली है कि नहीं। यानी 15 क्वेश्चन जो है वो पूछने का प्रावधान रखा गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो अब तो बायोमेट्रिक से होने वाला जनगणना शायद अंगूठा सटा के होने वाला है, देखिए ऐसा होता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो जनसंख्या का जो है ना महान विभाजक वर्ष जो है वो किस वर्ष को माना गया? ये 1921 को। 1921 में भारत में जनसंख्या के इतिहास में क्या किया गया है? महान विभाजक वर्ष इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5%। 2.42% क्षेत्रफल में है। ठीक है ना। और आपको विश्व का क्षेत्रफल में हो जाएगा 2.42% और जनसंख्या हो जाएगा तो 17.5% जनसंख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बताइएगा कि जनसंख्या जो होती है तो हर राज्य में जनसंख्या का जनगणना जो होती है वो हर राज्य में क्या जनसंख्या वृद्धि होती है। लेकिन एक ऐसा राज्य का नाम बताइएगा जहाँ जनगणना घटती रहती है? नागालैंड। नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जहाँ ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है? जनसंख्या की ह्रास होता है। हर एक राज्य में जनसंख्या अगर होती है तो वृद्धि होती है, लेकिन नागालैंड में हमेशा क्या होता है? जनसंख्या ह्रास होता है। उसको ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य भी कहा गया जनगणना में। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा जो वहाँ की जनजाति है आगे बता दीजिएगा। जनसंख्या घनत्व जो है ना यह आपको जो है 325 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर जो है यह कितना हो गया था? 382। 325 से बढ़कर कितना हो गया था? 382। ये सब क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। जनसंख्या घनत्व कितना हो गया था? महिला का परसेंट कितना था? पुरुष का कितना था? अब जो आने वाला उसको याद रखिएगा। बता दीजिएगा इसमें लिंगानुपात कितना से कितना हो गया था? 933 से 933 से 943 933 से 943 हो गया था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो जनसंख्या में जो है ना जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या जो है 64.84 से बढ़कर जो है 73% हो गई थी। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वह कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश।
ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये न्यूनतम साक्षरता के बाद वो सब वो अधिकतम है सर जी, केरल सब चीज़ में अधिकतम है। न्यूनतम में ग्रामीण में हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश, और शहरी में न्यूनतम क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अब तक जो हुआ है, जो भी जनगणना हुआ है उसमें सबसे अग्रणी राज्य कौन रहा है, ये जनसंख्या में क्या कहते हैं, साक्षरता में केरल राज्य रहा है, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, ये 945। वैसे 943 है, और अनुसूचित जाति कितना है, 945 से ठीक 2 ज़्यादा है, ठीक है ना। इससे 2 ज़्यादा कौन है, अनुसूचित जाति हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, SC कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना था, इसका दुगुना हो जाएगा 990। 945 होगा SC का, और 990 किसका हो जाएगा, ST का। याद रखिएगा, इसका दुगुना ये हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा, दूध बढ़ा दीजिएगा तो आपको नॉर्मल मनुष्य से हो जाएगा 80 का 945 हो जाएगा, और 945 का दुगुना यानी 45 का दुगुना कितना हो जाएगा, 90, जो कि ST का हो जाएगा। ये सभी ये जो हो जाएगा, ये आपको जो है लिंगानुपात यानी प्रति 1000 जो पुरुष होंगे उसमें 990 कौन होंगे, महिला ST होगी। हाँ, महिला ST होगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिंगानुपात मतलब महिला पुरुष नहीं होता है कि आप क्या समझते हैं, पुरुष पुरुष होगा खाली। लिंगानुपात में पुरुष और महिला का ही तुलना किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो राज्यों में किस राज्य का जनसंख्या जो सबसे कम होता है, ये सिक्किम का। राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य ये सिक्किम हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन हो जाएगा, गोवा, और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा, और आपको जनसंख्या की दृष्टि से कौन हो जाएगा, वो उत्तर प्रदेश। और नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो ये महाराष्ट्र यानी मुंबई हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या की बात करेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश। और सबसे जो है सबसे अधिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये किस राज्य में है, ये बिहार में हो जाएगा, यानी 1106 हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर में 17 आदमी, 1 किलोमीटर में 17 आदमी है, यहाँ 1 किलोमीटर में 1106 आदमी। ये सारा डाटा 2011 के जनगणना के अनुसार है। लिंगानुपात में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का हो जाएगा, ये केरल का। लिंगानुपात में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका होगा, केरल का। शिक्षा साक्षरता में किसका हो जाएगा, केरल का जाएगा। और सबसे कम आएगा तो कहाँ जाएगा, ये लिंगानुपात में हरियाणा हो जाएगा, और साक्षरता में कौन हो जाएगा, बिहार। लिंगानुपात में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा, केरल, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का हो जाएगा। और शिक्षा में साक्षरता में सबसे अधिक साक्षरता केरल, और सबसे कम साक्षरता बिहार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो सबसे अधिक SC जो है ये किस राज्य में पाई जाती है, ये पंजाब में। सबसे अधिक SC जो है ये सबसे अधिक प्रतिशत में, सबसे अधिक SC जो है प्रतिशत में पाई जाती है, ये पंजाब में हो जाएगी। और सबसे अधिक ST जो है ये आपको प्रतिशत में पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ जनसंख्या क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हरियाणा और पंजाब में जो है ना ये ST निवास करती है नहीं करती है, ये हरियाणा और पंजाब में ST निवास जो है वो नहीं करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और दूसरा स्थान पे कौन हो जाएगा, पुदुचेरी। दूसरा स्थान पे पुदुचेरी, और तीसरे स्थान पर हो जाएगा वो चंडीगढ़ हो जाएगा। फिर से याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा उत्तर क्या UT हो जाएगा वो दिल्ली, दूसरे स्थान पे पुदुचेरी, और तीसरे स्थान पे चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दादर और नगर हवेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन जाएगा, लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कौन जाएगा, दिल्ली। सबसे बड़ा कौन जाएगा, दिल्ली, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि लक्षद्वीप उधर जिस प्रकार पंजाब हरियाणा में कोई एसटी निवास नहीं करती है, ठीक इसी प्रकार जो है आपको एससी जो है निवास नहीं करती है लक्षद्वीप और अंडमान में। लक्षद्वीप और अंडमान में कोई एससी जो है वो निवास नहीं करती है। और आगे बता दीजिएगा कि दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई एसटी निवास नहीं करती है। यानी आपको फिर सुन लीजिए, लक्षद्वीप और अंडमान में एसटी निवास नहीं करती है, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में कोई एसटी जो है वो निवास नहीं करती है। अब बता दीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण नदी जो परियोजना हो जाएगा, जो कि नदी घाटी परियोजना है। तो बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर है। और किस राज्य से? पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्य जो इससे क्या होता है, लाभान्वित हो जाएगा। आगे बताइएगा ब्यास परियोजना किस नदी पर है? ब्यासे नदी पर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर हो जाएगा। हीराकुड परियोजना महानदी पर हो जाएगा। चंबल परियोजना चंबल नदी पर हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना उसी नदी। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर हो जाएगा। कोसी परियोजना कोसी नदी पर। और ये किस राज्य, कौन कौन राज्य से निकलता है? ये बिहार नेपाल हो जाएगा। बिहार और नेपाल जाएगा, कोसी में मुख्य हो जाएगा। गंडक परियोजना गंडक की नदी हो जाएगा, और ये भी बिहार से ही होता है। आगे बताएगा तवा परियोजना जो है वो तवे नदी पर हो जाएगा। इंदिरा गांधी परियोजना इंदिरा गांधी नहर, ये सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, ये सतलज नदी पर हो जाएगा। आगे बताएगा काकरापारा कहाँ होगा? ये क्या गुजरात में है? ये ताप्ती नदी पर हो जाएगा। आगे बता देगा माल प्रभा हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। किस देश में है ये? किस राज्य में है ये? उत्तर प्रदेश में। ये याद रखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिहंद परियोजना जो है इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और कुंडा परियोजना जो है वो कुंडा नदी पर ही हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, देखिए अधिकांश परियोजना जो है ना उसके नदी पर ही स्थित है, उसके नदी पर बनाया गया है। बताइए रंजित सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर है। ये रावी नदी, रंजित सागर जो है ये रावी नदी पर है। और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? ये पंजाब। रावी जो हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि पनामा परियोजना किस नदी पर है? पनामे नदी पर हो जाएगा। तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी। और कहाँ पड़ता है ये? झारखंड में पड़ता है। झारखंड में। बताएगा शरावती परियोजना किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बगलिहार दुलहस्ती बगलिहार से कहाँ पड़ता है? ये चिनाब। कहाँ पड़ता है? देश कौन से राज्य में? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर क्या है? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है? ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। इस बार 2019 से हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन जाएगा कि कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो किस शहर के किनारे बसा हुआ है, उसके बारे में बताना है। तो बताएगा आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा यमुना। आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा। और राज्य में किस राज्य में बसा हुआ है? ये उत्तराखंड। उत्तराखंड में बसा हुआ है। इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा और जमुना के संगम पर। गंगा और जमुना के संगम पर कौन सा देश, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। इलाहाबाद उसी को प्रयागराज कहा गया। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। जमुना नहीं बोलिए, यमुना बोलिए, क्योंकि जमुना को जो है जमुना कहा जाता है आपको, ये हाँ बंगाल में इसको जो ना जमुना कहा जाता है। इसको गंगा को जमुना नदी कहा जाता है। गंगा नदी को जो ना बंगाल में जमुना कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, हरिद्वार जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, लोग जाता भी है कुंभ के मेला में। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कुरनूल कहाँ बसा हुआ है? ये तुंगभद्रा नदी। कुरनूल करनाल हरियाणा में है। और कुरनूल जो है ना ये आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। कोलकाता जो हो जाएगा ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो हो जाएगा ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ हो जाएगा ये असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की नदी के बसा हुआ है। गुवाहाटी भी हो जाएगा, असम में पड़ता है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा राजस्थान चंबल नदी हो जाएगा। ये नासिक महाराष्ट्र गोदावरी हो जाएगा। कटक उड़ीसा महानदी हो जाएगा। देखिए राज्य का नाम लिखिए, नदी अपने आप जो है ये याद हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन बताएगा कन्नौज जो बसा हुआ है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा जो जाएगा मथुरा यमुना। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ जो बसा हुआ है वो गोमती नदी के किनारे। देख रहे हैं ना कितना अंतर है। सो आगे बताइएगा, हाँ राप्ती गोरखपुर हो जाएगा। राप्ती जो है ना गोरखपुर हो जाएगा। संबलपुर हो जाएगा ये महानदी। संबलपुर जो हो जाएगा
दिल्ली है, महानदी होगा ही तब। देखिए जौनपुर में बसा हुआ है, जो जौनपुर कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पड़ता है। ये गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। ओरछा जो है, ओरछा ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन बताइए, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। लुधियाना जो है, लुधियाना पंजाब का सतलज नदी हो जाएगा। विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और बताएगा तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। और बताएगा बरेली जो किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये राम गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बता दीजिए कि गोरखपुर जो है ये राप्ती। देखिए उत्तर प्रदेश में 3-4 जगह है, तीनों अलग अलग हो जाएगा। गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर राप्ती, लखनऊ हो जाएगा तो गोमती, और मथुरा हो जाएगा तो जमुना। मथुरा हो जाएगा तो जमुना, गोरखपुर हो जाएगा तो राप्ती, और लखनऊ हो जाएगा तो गोमती। कोई दिक्कत? प्रयागराज तो हो गया आपको संगम पे हो गया, गंगा और जमुना के संगम पे हो जाएगा। बड़ा है, राज्य बड़ा है, उसमें बहुत सारा चीज़ है, इसलिए नदी भी वहाँ अधिक है। और बताइएगा कि गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन है, ये कानपुर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, गंगा पे आगे कानपुर आप। और बिहार में गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा पटना हो जाएगा, ठीक है ना। पटना बिहार में गंगा भी देता है और आपको सोन भी दे देता है, ठीक है ना। इसलिए सोन भी याद रखिएगा, सोन और आपको गंगा जो है दोनों रखना है यार, ठीक है ना। वैसे वन लाइन में आपको मिलता कहाँ है, सो देखिए हम बताते हैं। ये जो है ना गंगा जो घुसती है ना, ये आपको घुसती है कटिहार से घुसती है, बक्सर से घुसती है, और कटिहार से क्या होती है, ये निकल जाती है। और इसका संगम भी है, जहाँ पे कोसी नदी 3-4 गो नदी है, उसका संगम भी है। इसका पूछे हुए था। देखिए पटना तो हमें पता है कि सोन और गंगा जो है पटना नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आगे अब हर सेट में इतना तो पुनपुन नदी, हाँ पुनपुन नदी, फतवा पुनपुन नदी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर हो जाएगा। तो देखिए गुलमर्ग पर्वतीय नगर किस राज्य में पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में। शिमला हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। बता दीजिएगा मसूरी उत्तराखंड, और मैसूर हो जाएगा तो कर्नाटक। मसूरी उत्तराखंड और मैसूर कर्नाटक हो जाएगा। रानीखेत उत्तराखंड, रानीखेत भी उत्तराखंड हो जाएगा। बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है, ये भी उत्तराखंड, अल्मोड़ा भी उत्तराखंड हो जाएगा। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नंदी हिल्स कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। नंदी हिल्स हो जाएगा तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है, कुल्लू मनाली सब कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। धर्मशाला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक हो जाएगा। ये सतपुरा पहाड़ी की श्रेणी में आता है, पंचमढ़ी और धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है, बाप रे बाप, 1350 हो जाएगा। धूपगढ़ी की चोटी हो जाएगी। आगे वही 1350 या 1350 बताएगा। मन्नार कहाँ पड़ता है, ये केरल में। और पेरियार कहाँ पड़ता है, ये भी केरल में पड़ता है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, इसको बताइएगा। कि डायमंड हार्बर के नाम से किस देश को जाना जाता है, ये कोलकाता को जाना जाता है डायमंड हार्बर्स के नाम पर। ये आपको कोलकाता को जाना जाता है। डायमंड बोर्ड्स हो जाएगा ना तो होगा सूरत। डायमंड हार्बर्स हो जाएगा कलकत्ता। और डायमंड बोर्ड्स जो है ये मुख्यालय भी खोला गया था सूरत में। पहला डायमंड बोर्ड्स कार्यालय खोला गया था, ये सूरत में ही खोला गया था। आगे बताया। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा गया है, प्रयागराज को कहा गया है, ठीक है ना। और 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा गया है। और 7 टापुओं का नगर मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा गया है। बता दिया। झीलों का नगर किसे कहा गया है, श्रीनगर। झीलों का नगर श्रीनगर कहा गया। और सुरमाओं की नगरी बरेली, उत्तर प्रदेश का बरेली, सुरमाओं की नगरी बरेली हो जाएगा। और तालाओं की नगरी अलीगढ़ हो जाएगा। यूपी में पड़ता है ये सब। आगे बताएगा। नवाबों का शहर लखनऊ, ये भी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। आगे पता चला। क्वेश्चन हो जाएगा कि मंदिरों और घंटों का नगर बनारस, ये भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता चला। क्वेश्चन हो जाएगा कि बुनकरों का नगर पानीपत, जहाँ से सब कुछ बन के आता है, कंबल बन के आता है, पानीपत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा। अंतरिक्ष शहर कौन हो जाएगा, बेंगलोर। अंतरिक्ष शहर हो जाएगा ये बेंगलोर, क्योंकि यहाँ कौन सा केंद्र स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष
इसरो भाई ना हुआ, इसरो वाला जो केंद्र स्थित है वो कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वो तिरुवनंतपुरम में है, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में है। इसरो का मुख्यालय जो है ना ये आपको बेंगलोर में है, ठीक है ना। और वो अपना जो ये प्रक्षेपण केंद्र करता है ना वो सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। मतलब सारा रॉकेट छोड़ता है वो आंध्र प्रदेश से, और उसका मुख्यालय बनाए हुए वो इसरो का मुख्यालय वो बेंगलोर में बनाए हुए हैं। और बेंगलोर को जो है इसलिए अंतरिक्षों का शहर कहा जाता है। आगे बताइएगा भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा गया है? जमशेदपुर कहा गया है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा पूर्व का पेरिस, पूर्व जयपुर हो जाएगा, पूर्व का पेरिस जयपुर हो जाएगा। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। काली नदी शारदा कहा गया है। आगे बताइएगा सुरमाओं की नगरी तुरंत बताएं, ये बरेली हो जाएगा। और खुशबुओं का शहर कन्नौज, कन्नौज कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश से पड़ता है, कन्नौज मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, मध्य प्रदेश में कन्नौज है। उत्तर प्रदेश में कौन कन्नौज ला रहे हैं आप? आगे बताइएगा महलों का नगर कोलकाता, महलों का नगर कोलकाता हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का रत्न किसे कहा गया है? मैसूर। कर्नाटक का रत्न किसे कहा गया है? मैसूर। और मसूरी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। देखिए रैलियों का नगर किसे कहा गया? रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा गया। वाह दे बाबू, अधिकांश रैली कहाँ होता है? दिल्ली में ही होता है, ठीक है ना। देखिए पर्वतों की रानी किसे कहा गया है? मसूरी को कहा गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और दक्षिण, ठीक है, और दक्षिण का हो जाएगा ना तो कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। कोई दिक्कत है बाबू? अगला क्वेश्चन देगा एशियाओं की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। एशियाओं में अंडों की टोकरी हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गुलाबी नगर किसे कहा गया है? पिंक सिटी से कहते हैं, जयपुर हो जाएगा। बता देगा भारत का प्रवेश द्वार मुंबई हो जाएगा, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई हो जाएगा। मसालों का बगीचा केरल हो जाएगा, ठीक है। मुंबई मसालों का द्वार जो है उत्पादन होता है वहाँ पे सबसे, मसालों का सबसे अधिक उत्पादन अब आंध्र प्रदेश हो गया है। लेकिन मसालाओं का राजाओं के शहर की बात कीजिएगा तो केरल ही लेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत का पेरिस किसे कहा गया है? जयपुर को कहा गया है। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय हो जाएगा। बगीचों का शहर ये कपूरथला हो जाएगा। और पहाड़ों की नगरी हो जाएगा तो श्रीनगर हो जाएगा। भारत का उद्यान ये बेंगलुरु हो जाएगा। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। पवित्र नदी कौन हो जाएगी? गंगा। और ताला की नगरी अलीगढ़। पेठा की नगरी आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा पेठा की नगरी हो जाएगी। सूरज की नगरी जोधपुर हो जाएगा। कोयला की नगरी धनबाद झारखंड हो जाएगा। आगे बताएगा जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएगा, ठीक है। कोट्टायम की दादी मलयाला, कोट्टायम की दादी जो जाएगा वो मलयाला कहा गया। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा गया है? दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया है। आगे पता चला क्वेश्चन है कि बिहार जो है इसकी राजधानी कहाँ है? पटना हो जाएगी। और असम की राजधानी दिसपुर। झारखंड की राजधानी रांची। और तेलंगाना की राजधानी तेलंगाना की राजधानी जो है ना अब जो है हैदराबादी हो गया है, अब चेंज हो गया, हैदराबादी हो गया कर दिया। तेलंगाना की राजधानी जो है ना वो अब जो है हैदराबाद कर दिया गया, अमरावती हो गया है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती हो गया है। और तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश जो है ना वो फिर से घूम फिर के जो है ना विशाखापट्टनम से हट के फिर अब जो अमरावती ही आ गया है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगे बता दीजिएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगा। और बता दीजिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और हरियाणा के राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1966। पंजाब और हरियाणा 1966 को हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी की स्थापना कब हुई थी? 1953। पश्चिम बंगाल 1956 होगा। पश्चिम बंगाल 1956। 1 मिनट। हाँ, आंध्र प्रदेश 56 होगा। आंध्र प्रदेश 53 और पश्चिम बंगाल 56 होगा। पश्चिम बंगाल देखिए उसमें साथ ही खुला था, 3-4 गो राज्य खुला था। हम बताते हैं स्पीड नहीं है वहाँ पे, उसमें देखिए ना, इसमें 53 या 56 ये 2 में होगा।
अगला क्वेश्चन है मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 1972 स्थापना हुई थी और इसका राजधानी कहाँ है? इम्फाल हो जाएगा। आगे कौन है? कलकत्ता नहीं, पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुआ था? स्पीड नहीं है लाइए ना, नहीं स्पीड नहीं चाहिए। आगे बता दिया गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा की राजधानी स्थापना कब हुई थी? 1900 गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी। जोड़ में दिया है 43 कहाँ से? क्या पूछे थे अभी? पश्चिम बंगाल। इसमें नहीं दिल्ली उसमें दिया था, वो स्पीड नहीं था, स्पीड उसमें नहीं। 1 मिनट देख लीजिए ना, होगा उसमें। आगे बता दीजिएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती। और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ नहीं हो जाएगा, चंडीगढ़ नहीं हो जाएगा। और पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुदुचेरी हो जाएगा। और दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। और दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दादर और नगर हवेली की पूछ रहे हैं, ये दमन और दमन हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो तेलंगाना की स्थापना जो कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। बताइएगा भारत कब आता है? भारत की महत्वपूर्ण जनजाति आती है, तो हमको ये बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत की भारतीय जनजाति के अनुसार है ना 56, तब 47 सर कहाँ आप ले रहे थे उस समय से? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। देखिए कभी कभी गूगल जो है ना, जो आप चाहते हैं ना वो नहीं चाहता है, वो अपने हिसाब से चाहता है, वो विकिपीडिया के हिसाब से चलता है। लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो उसको नहीं अच्छा लगता है, इसलिए उसके हिसाब से नहीं चलना है। कभी कभी जो बुक में दिया है उसको ऑथेंटिक माना कीजिए हमेशा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो अब आता है भारत की महत्वपूर्ण जनजाति। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय विकास विभाग के अनुसार जो है भारत में जनजातीय समूह की संख्या जो है कितनी हो चुकी है? 550 जनजातीय समुदायों की संख्या जो है 550 हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे अधिक जनजाति जो है जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या किसमें हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सबसे अधिक जनसंख्या जो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा कि वहीं जो है प्रतिशत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति वाला जनसंख्या कौन हो जाएगा? ये आपको मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में सबसे अधिक जनजाति जो है ये प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में हो जाएगा? ये मिजोरम में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार जो है जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या और जनजाति में फंस रहे हैं बार बार। जनजाति जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाली कौन हो जाएगी? ये भील हो जाएगी। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या में कौन हो जाएगी? भील। पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे गोंड और तीसरे स्थान पे संथाल आ जाएगी। ये बता दीजिएगा कि भील जनजाति जो है भील जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ये गुजरात में पाई जाती है। भील सबसे अधिक गुजरात में। और थारू जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। और थारू जनजाति ही एक ऐसी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में बनाती है। और सबसे बड़ी आद्य जनजाति लग जाएगा तो कौन हो जाएगा? वो गोंड जनजाति हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति की बात करेगा तो वो भील हो जाएगा, और उसी में आद्य लग जाएगा तो गोंड हो जाएगा। और तीसरे स्थान पर कौन सी जनजाति हो जाएगी? वो संथाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जनसंख्या के हिसाब से जो है सबसे कम जनजाति वाला जनसंख्या राज्य कौन हो जाएगा? ये मेघालय हो जाएगा। सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। और सबसे कम हो जाएगा वो मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा कि जनसंख्या आदिवासियों का मसीहा के नाम से किसे जाना गया? ये ठक्कर बापा को माना गया है। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति वो कौन हो जाएगी? वो गोंड हो जाएगी। गोंड नहीं, गोंड हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? ये सेम्पेन जनजाति। और सेम्पेन जनजाति जो है इस बार क्या की? पहली बार वोटिंग की है। 2024 ना, 2024 का जो है 18वीं क्रम के लोकसभा में वोट गिराने का काम कौन किया है? यही सेम्पेन जनजाति किया है। और टोडा जनजाति जो कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ी में, ये तमिलनाडु में निवास करती है। आगे बता दीजिएगा थारू जनजाति किस त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को। बता दीजिएगा
कि मिथन त्यौहार जो है वो कौन से जनजाति का जाएगा? नागा। मिथन त्यौहार जो है वो नागा जनजाति लोग मनाते हैं। इसको याद रखने का बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। देखिए मिथन और मिथुन एक ही होता है, ठीक ना, और नागा और छोड़िए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कौन से जनजाति जो है पशु पालने का काम करती है? टोडा। टोडा जनजाति पशु पालने का काम करती है। और पशुओं में कौन से पशु पालती है? ये भैंसी। सबसे ज़्यादा कौन सी पालती है? ये भैंसी को पाला करती है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन बताएगा संथाली लोग पुजारियों क्या करते हैं? नायक। संथाली लोग पुजारियों क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कुछ लास्ट बचा हुआ है। अब बता दीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण जनजाति है उसका नाम बताइएगा कि लेप्चा और लिम्बू कहाँ पाया जाता है? ये सिक्किम में। और नागा कहाँ पाया जाता है? ये देखिए नागा नागालैंड तो ये है, उसके साथ याद रखिएगा ये मणिपुर में ही पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये जनजाति वासी जनजाति। लक्षद्वीप में वासी जनजाति पाई जाती है। और जरना जनजाति ये अंडमान निकोबार में। जारवा और जरना दोनों, जारवा और जरना दोनों जो है ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भील बंजारा ये सब जो है गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा भील मध्य प्रदेश में भी है, बहुत जगह है ये। अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कौन सी जनजाति जो है ये जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को जो है ना क्या कहा जाता है? युवागिरी। युवागिरी जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा गया है? युवागिरी कहा गया है। बता दीजिएगा कि नाच गाकर कमाने वाले जनजाति कौन जाएगी? गरसिकिया। गरसिकिया बताए भी थे, गरसिकिया तरीका है। इस जनजाति का नाम हो जाएगा गारसिया। गारसिया इस जनजाति का नाम हो जाएगा। और देखते रहिएगा एक गरसिकिया भी होता है जो कि जिसको मारने के लिए आप दौड़ते रहिएगा बच्चा में, लेकिन मरेगा नहीं आपसे, ठीक है ना। हाँ, उसमें उसके पूंछ में रसरी मार उड़ाता भी था, ठीक है ना। तो ये गारसिया जनजाति जो है ये नाच गा के अपना आजीविका क्या करती है? चलाती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि घुमंत ये बता दीजिएगा कि सबसे अच्छे किस्म के जो बकरी जो पालते हैं जनजाति उस बकरी का कौन सा ये नाम हो जाएगा? ये पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी जो है जनजाति पालते थे सबसे अच्छे किस्म की हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था? ये निग्रो। निग्रो हो जाएगा भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार पर्व कौन हो जाएगा? ये सरहुल। सरहुल हो जाएगा जो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि कोनायक जनजाति जो है उसको कौन सी जनजाति कहा जाता है? ये हेड हंटर। कोनायक जनजाति को जो है वो हेड हंटर जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है लोगों का हेड ही उड़ा जाता है। और ये किस राज्य में पाया जाता है? ये नागालैंड में पाया जाता है। और ये बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है क्योंकि यह क्या करता है? कोनायक जनजाति जो है यह अपने यादों को यादगार बनाने के लिए जो है किसी भी आदमी का हेड उड़ा देता है और उसका टैटू जो अपने हाथ में क्या करता है? बनवा। जिस पर आप ओम लिखवाए हुए हैं इसलिए उसका मरवा के उसका टैटू जो क्या बनाता है? हाथ पे बनवा लेता है। हालांकि यह प्रथा जो है अब खत्म ही हो चुकी है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोनायक जनजाति जो है यह भारत के साथ साथ जो है नागालैंड के साथ साथ यानी भारत के साथ साथ जो है किस और देश में पाई जाती है? ये म्यांमार में ही पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो है यह नागालैंड के जो है ना जिला की बात करेगा तो नागालैंड के मोन जिला में जो ये पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा जो है म्यांमार में भी पड़ता है। तो ये पूरा जो है आज का लुसेंट बुक के माध्यम से भारत का भूगोल, जो कि भारत का भूगोल एक प्रकार से 3 वीडियो में जो है आपको पूरे जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। बाकी आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं और आपको जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो है मतलब भूगोल जो है वो 2 बार ख़त्म कर दिया गया है। एक बार जो है आपको जो है हर एक दिन स्टेप बाय स्टेप होमवर्क के माध्यम से ख़त्म किया गया है और एक बार जो आपको संपूर्ण मैराथन जो है एक स्पेशल क्लास लगा के जो है उसका पूरे तरीके से जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है इसके बाद जो है आपको कल जो है बिहार स्पेशल और या उसके बाद पॉलिटी भी देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग जो है वीडियो को अभी भी सब्सक्राइब अगर नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से जो है फिर आप एक दिन घट गया है। पहले 10 दिन था और आज आप जो आज से एग्ज़ाम का 9 दिन बचा हुआ है और अंतिम 9 दिनों की तिथि में जो रणनीति होती है वो सिर्फ मैराथन वीडियो देखने से ही होती है। मतलब आप कितना भी पढ़ लीजिए उससे याद नहीं होता है, लेकिन जब तक दूसरे का क्यों सुनिएगा नहीं और सुन के जवाब देने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो वो आपको जो है वो आपके मानव मस्तिष्क के अंकित पटल पर छवि जो है वो प्रकलित नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार जरूर दिखाइएगा और कैसा लग रहा है यह क्लास आप ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ये हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगला क्लास जो है ये मतलब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो वो भी खत्म हो चुका है 2 बुक के माध्यम से, लुसेंट बुक के माध्यम से भी और महेश बनवाल के बुक के माध्यम से भी खत्म हो गया है।
और आपको जो है भारत का भूगोल जो है वो भी लुसेंट बुक के माध्यम से ख़त्म हो गया है। तो अब अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे होना चाहिए इसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर दीजिए, और उसी हिसाब से जो आप लोग के कमेंट को देखते हुए भी जो है उस पर कुछ रुझान लेने का जो है वो प्रकाशित किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जुड़ने के साथ साथ जो है सभी लोगों को जोड़ने का भी प्रयास किया कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।